हाय एंड वेलकम बैक टू द माय सेकंड लेक्चर ऑन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग फ्री रोटेशन समझेंगे क्या होता है। देखिए, फ्री रोटेशन मैंने क्यों लिखा है इसको, मतलब इसको समझने के लिए क्यों जरूरी है। अच्छा, एक बार मैं आपको रिकैप दिला दूं। हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दूसरे सेगमेंट पे वर्क कर रहे हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे। हाँ, और मैंने बताया था कन्फर्मेशन कब आता है, जब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले फ्री रोटेशन समझेंगे, उसके बाद हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन के कई तरह के बॉन्ड पॉसिबल है। कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड, और कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन से कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्मेशन के डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें एक केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बन के इस ऑर्बिटल में हेड, इनकी ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड। और इसमें दो चीजें हैं, एक सिग्मा एक पाई, और इसमें दो पाई एक सिग्मा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो रोटेशन है ना, जो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रोटेशन इन दोनों के अलोंग अलाउड नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनकी अलोंग रोटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो रोटेशन फिर इसके अलावा किसके अलोंग अलाउड है, रोटेशन अलाउड है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के लिए। आप कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को आराम से रोटेट कर सकते हैं, रोटेट, इसको पकड़ के ऐसे। अरे इसकी और भी दो वैलेंसीज तीन वैलेंसीज होंगी, वो भी रोटेट करेंगी साथ साथ। जैसे मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो रोटेट हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसको जो बता रहा हूं ना, इसी को फ्री रोटेशन कहते हैं। यहाँ पे फ्री रोटेशन से मेरा एक ही मतलब है कि हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को रोटेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, ये रोटेशन 360 डिग्री कितना भी आप कर सकते हैं, इनफाइनाइट रोटेशन पॉसिबल है। इनफाइनाइट रोटेशन मतलब आप हर एक पॉइंट पे 0.1 डिग्री भी मूव करेंगे तो उसे भी काउंट करें अगर हम, तो ऐसे इनफाइनाइट रोटेशन पॉसिबल है। और इनफाइनाइट रोटेशन से अगर मैं दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स जोड़ दूं तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल है, स्पेस में इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल है। उनमें से सारे स्ट्रक्चर्स से हमें मतलब नहीं है, उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो काफी स्टेबल होंगे और जिनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। उन्हीं स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं। वो स्ट्रक्चर्स आपस में जो एक आइसोमर बनाते हैं उसको हम कॉन्फॉर्मर कहते हैं, कॉन्फॉर्मर, आगे मैं बताऊंगा। और ये जो डिफरेंट आइसोमर्स शो करने का प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड रोटेशन, ये कहलाता है कॉन्फॉर्मेशंस। जो इनसे आएगा वो कॉन्फॉर्मर्स कहलाएगा, और जो प्रोसेस है इसको कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे। तो फ्री रोटेशन क्या होता है, फ्री रोटेशन सिंपल सी बात है, आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को या सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री रोटेशन के बाद कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए कॉन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग रोटेट कर रहे हैं ना सिग्मा बॉन्ड, जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे जुड़े हुए हैं। लेट्स सपोज ये ए बी और सी, या डी ले लेता हूं, ई एफ जी। अब मैं इसको रोटेट करूं तो 360 डिग्री रोटेशन में मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे मिलेंगे, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट ही तो कर रहा हूँ, मैं कोई बॉन्ड बॉन्ड थोड़ी तोड़ रहा हूँ। मैं कार्बन कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ, ये ई वाला जो है कहीं डिस्प्लेस होकर आगे जाएगा और ये थोड़ा सा पीछे आएगा, ऐसे मतलब इस तरह से ये रिपीट भी होगा। ऐसा नहीं है ई एक बार वापस एक ही पास आएगा, बट ये जो रोटेशन है इसकी वजह से मुझे मिल रहा है, इसीलिए ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिस प्रोसेस से मिल रहे हैं उसको हम लोग कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे। अच्छा, जो मिल रहा है उसको हम लोग कॉन्फॉर्मर्स बोलेंगे। आगे आगे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। तो यही है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशंस।
तो मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड जितना रोटेशन से, जितना हम घुमा घुमा करके अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसे हम कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे। तो आइए अगला हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्फॉर्मर्स। ये क्या होता है? तो कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करने पे बनते हैं। तो कॉन्फॉर्मर्स के बारे में और ज्यादा मैं अगर बताना चाहूँ तो पहली बात तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करके बन रहा है, तो ये इनडिस्टिंग्विजेबल यानी कि इनसेपरेबल, मतलब एक वर्ड में जो बता रहा हूं कि इनसेपरेबल क्यों यूज किया गया इसके लिए, इनसेपरेबल आइसोमर, ये वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बार ये दोनों आइसोमर एक कंटेनर में मिक्सचर फॉर्म में एग्जिस्ट कर गए तो इनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। नॉर्मल बाकी जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस या किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस पे आइसोलेट कर लेते हैं, बट ये इनसेपरेबल्स है। यहां तक कि अब आप कहेंगे सर जब आइसोमर बन रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, फिर इसका इनसेपरेबल बोलना कैसे सही है? देखिए, आई नो डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट ये इनसेपरेबल क्यों है बताता हूँ। ये वैसे भी इनको ट्रू आइसोमर बोलते भी नहीं है, कहने के लिए आइसोमर है ये, बट ये ट्रू आइसोमर है नहीं। ये इनसेपरेबल होते हैं, साथ साथ ये रोटेशन पे मिल रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग रोटेशनल आइसोमर भी बोलते हैं, रोटेशनल आइसोमर भी बोलते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स। ध्यान दीजिएगा, तो इन्हीं का नाम है। कॉन्फॉर्मर्स को इनसेपरेबल आइसोमर भी बोलिए, रोटेशनल आइसोमर भी बोलिए, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो नाम है ना, आप इनको कई तरह के आइसोमर्स बोल सकते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल तो बोल ही रहे हैं कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है कि सिग्मा बॉन्ड रोटेट करके अलग अलग आइसोमर हम लोग पा रहे हैं, इनको तो हम कॉन्फॉर्मर्स बोल ही रहे हैं। साथ साथ इस पूरे प्रोसेस को कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो अभी हम बातें कर रहे हैं ना, ये कन्फर्मर्स की, ये ऐसे आइसोमर्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करने में मिले हैं। ये इनसेपरेबल आइसोमर होते हैं और रोटेशनल आइसोमर होते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कन्फर्मर्स के बारे में जो बहुत जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट है, मतलब मैंने इनसेपरेबल बोला था तो नॉट सेपरेबल, ठीक है, मतलब नॉट ट्रू आइसोमर। ये इनको एक बार आपने ना हल्का सा रोटेट कर दिया और एक दूसरा आइसोमर आ गया और दोनों एक ही मिक्सचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो दोनों सेपरेबल नहीं है, उनको आप किसी मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है फ्रीली इंटर कन्वर्टेबल। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब आप सेपरेट इसलिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सेपरेट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये रोटेट करके तुरंत वही आइसोमर बन जा रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों अलग है। जैसे आप अलग बोलना चाहेंगे, रोटेशन हो जाएगा, फिर से सेम हो जाएगा। तो जब तक आप ये सोचेंगे तब तक ये रोटेट हो जा रहा है, लगातार चेंज होते रहे, रोटेट होते रहे। तो इसीलिए इनके आइसोमर को सेपरेट करना और मुश्किल हो जाता है ड्यू टू द रोटेशन। अब यहाँ पे प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, देखिए अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एक आइसोमर लिया, ठीक है, जैसे मान लो उस आइसोमर में आपने क्या किया, उस एक आइसोमर कह रहा हूं, कन्फॉर्मर लिया, उस कन्फॉर्मर को आपने क्या किया, रोटेट किया। अभी थोड़ी देर बाद अपने आप रोटेट करके वापस उसी पोजीशन में आ जा रहा है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन या बॉन्ड कोई भी एक स्ट्रेन की वजह से। तो वो आइसोमर एक स्प्रिंग के एग्जांपल है ना, तुमने स्प्रिंग को ऐसे रोटेट किया। अब स्प्रिंग को रोटेट करने के बाद तुम अगर थोड़ी देर बाद छोड़ दो उसको, अपने आप ही अपने वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है कन्फॉर्मर्स का, ये अपने आप चलते जा रहा है, मतलब एक बार रोटेट हो रहा है फिर वापस आ जा रहा है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम। कह रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एंगल, ये तीनों क्वांटिटीज ये पूरे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी जब तक कन्फॉर्मर्स बन रहे हैं रोटेट होकर के, तब तक ये तीनों नहीं चेंज होंगे। कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होगा, मतलब आप दूसरे कन्फॉर्मर में बॉन्ड रोटेट करके बना चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, उससे मतलब नहीं है। बट इनका जो बॉन्ड एंगल है ना, वो सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये बॉन्ड एंगल कौन सा है मैं बता देता हूँ। देखिए, कई तरह के यहाँ पे बॉन्ड एंगल, मतलब
अब समझ ही गए होंगे बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइंड है, वो आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे। एक डाइहेड्रल एंगल होता है, वो चेंज होगा, वो बॉन्ड एंगल नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ, ये सब सारी चीजें जो है ये सब सेम रहती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। अब आते हैं फिफ्थ। फिफ्थ कह रहा है कि एक सिग्मा बॉन्ड रोटेशन से आप इनफाइनाइट आइसोमर बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो आइए, ठीक है, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी कि कन्फॉर्मर्स क्या होता है और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये अक्सर ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, ये एमसीक्यूज वगैरह में ज्यादा इसका यूज है कॉन्सेप्ट सोल्यूशन बनाने में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी है। तो देखिए, मैंने एक रूल ऑब्जर्व करेंगे केमिस्ट्री में कि कोई भी प्रोसेस फ्री में नहीं होता, उसके पीछे एनर्जी इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री में ये रूल है, कोई प्रोसेस हो रहा है उसमें एनर्जी या तो रिलीज हो रहा होगा या तो एब्जॉर्ब हो रहा होगा। वैसे यहाँ पे जो कॉन्फर्मेशन है ना, मतलब अब कॉन्फर्मेशन मतलब आप ये समझ जाइए बॉन्ड का रोटेशन, ये फ्री में नहीं होगा, इसके पीछे भी कोई एनर्जी इन्वॉल्व है। उसको रोटेट करने के लिए कोई एनर्जी इन्वॉल्व होगा, उसके पीछे जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, उसी का यहाँ पे जो डिटेल है ना, वो कॉन्फर्मेशनल एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे। तो कन्फर्मेशनल एनर्जी इज ऑल अबाउट हाउ बॉन्ड्स रोटेट, हाउ सिग्मा बॉन्ड रोटेट टू गिव डिफरेंट आइसोमर्स। ये कन्फर्मेशनल एनर्जी होता है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कन्फर्मेशनल एनर्जी क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो होता क्या है ये देखिए, क्या मैं बताने वाला था, कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी। कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी ये क्या होता है बच्चों? देखिए, अभी मैंने बोला कि दुनिया में कह रहा हूँ, सॉरी, केमिस्ट्री में कोई भी प्रोसेस फ्री में नहीं होता, प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वॉल्व है। वैसे यहाँ पे जो कॉन्फर्मेशन हो रहा था, कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो हो रहा था, उसके पीछे भी एक एनर्जी इन्वॉल्व है, वो है कॉन्फर्मेशनल एनर्जी। ये है क्या? देखिए, एक और टर्म समझाना पड़ेगा मुझे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या एटम्स। ये है क्या, समझाता हूँ। देखो, दुनिया में हर मॉलिक्यूल, अब जैसे मैं ऐसा समझ जाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आपके अंदर जितनी एनर्जी है ना, आप उतने ही एक्साइटेड होकर के काम करते हो, आप उतना ही एक्टिविटी या किसी भी सिचुएशन के प्रति रिस्पॉन्ड करते हो। तो वो आपके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, कि आपके अंदर अगर कोई घटना हो जाए तो उसका रिएक्शन है, आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। जो एनर्जी जितनी है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही तो लगाएंगे। तो ऐसे ही यही इसी टाइप की एनर्जी, ठीक उसी प्रकार की एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में भी देखा गया है, और वो मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी है। तो जितना, देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगा, ठीक है, जितना ज्यादा अंदर एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। मैं अपनी बात नहीं कर, मैं वो इंसानों की बात नहीं कर रहा, इन इंसानों के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस एक्सप्लेन किया। तो है क्या ये, देखिए, इंसानों के अंदर जितनी एनर्जी होती है वो उतना एक्साइटेड होते हैं और उतना ही काम मन से करते हैं, या उतना ही रिस्पॉन्सिव होते हैं, कोई चेंज होगा उसके प्रति तुरंत रिएक्शन देते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर जब ज्यादा एनर्जी होती है ना, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोई भी रिएक्शन होगा पहले इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत लो होती है, उन्हें हम बहुत ज्यादा स्टेबल बोलते हैं, और उसका पहचान होता है पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करते हैं, किसी मॉलिक्यूल का जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना डिक्रीज होगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल माना जाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाए ना, उस ग्राफ में जो सबसे कम लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी रखेगा ना, वो मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में डिफाइंड है। जैसे आप अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन में दो पॉसिबिलिटी आती है। एक मॉलिक्यूल जो लीस्ट स्टेबल हो, मेरी बात समझिएगा, एक मॉलिक्यूल जो लीस्ट स्टेबल हो, और दूसरा कन्फर्मेशन क्या आएगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल का एक आइसोमर, सॉरी मैं मॉलिक्यूल, ठीक है मॉलिक्यूल भी गलत नहीं है, एक कन्फर्मर जो लीस्ट स्टेबल हो उसी मॉलिक्यूल का, सेम मॉलिक्यूल का, और दूसरा कन्फर्मर जो मोस्ट स्टेबल हो, मोस्ट और लीस्ट। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल एक होगा और एक सबसे कम स्टेबल होगा। दो आपके कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स हैं,
एक मॉलिक्यूल, एक कन्फॉर्मर उसी मॉलिक्यूल का जो सबसे कम स्टेबल है, और दूसरा कन्फॉर्मर उसी मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा स्टेबल है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। ये बात एग्री करते हो? अच्छा, इसको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये चौक है, चौक। इस चौक का अभी मान लो ये एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट मान लो 10 मीटर, इस चौक की हाइट 10 मीटर। तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, मानते हो? अरे भाई ये चौक है, चौक पाउडर, चौक। एक और ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे मैंने पेन रख दिया, इसकी हाइट 6 मीटर है। तो दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ना, वो चौक की है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, पेन की। तो इसीलिए इस केमिस्ट्री में रूल बनाया गया है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एक रूल है, आप जान लीजिए, जिस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल माना जाता है। ये केमिस्ट्री का रूल है। और जिस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मैक्स होगा, मैक्स, उसको लीस्ट स्टेबल माना जाता है। ये केमिस्ट्री का रूल है। अब आगे इसको किसी भी वर्ड से मत रिलेट करिए, केमिस्ट्री में ये है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितना कम वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल, ये केमिस्ट्री कहता है, ठीक है। और जिस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना ही कम स्टेबल। तो यहाँ पे मैं क्यों ये बता रहा हूँ, इसके पीछे मेरा रीजन है कॉन्फॉर्मेंस। जैसे मैंने बोला कि इनफाइनाइट रोटेशन है, अरे है ना, इनफाइनाइट रोटेशन मतलब बहुत सारे रोटेशन। तो इनफाइनाइट रोटेशन में कोई रोटेशन तो ऐसा होगा, कोई कन्फॉर्मर तो ऐसा होगा जहां पे मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल होगा, हाँ बिल्कुल। और कोई कन्फॉर्मेशन ऐसा होगा जहां पे मॉलिक्यूल लीस्ट स्टेबल होगा, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, और एक में क्या है, मैक्सिमम। अब डिफाइन करने में थोड़ा मजा आएगा। हाँ, तो अब मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं, देखिए यहाँ पे मैंने अभी बोला कि दो तरह के पॉसिबल कन्फॉर्मर्स होंगे रोटेशन करने के बाद, एक मोस्ट स्टेबल और एक लीस्ट स्टेबल। एक में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और एक में मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम का जो गैप होगा ना कन्फॉर्मर्स के, वही होता है कन्फॉर्मेशनल एनर्जी। थोड़ा एक बार और डिफाइन करता हूं, यहां देख लो, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन एंड लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सी बात है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है और लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वही होता है, उसकी गैप को ही हम लोग कन्फॉर्मेशनल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो कन्फॉर्मेशनल एनर्जी है ना, ये कैसे, ये डिफाइन कैसे है, देखिए जो लीस्ट स्टेबल होगा वो चाहेगा कि उतनी एनर्जी रिलीज करके या कोई कुछ भी करके, डोनेट करके, किसी को दान दे करके, घट के कहां पहुंच जाए, मोस्ट स्टेबल में पहुंच जाए। अरे भाई मोस्ट स्टेबल का मिनिमम होता है ना, बताया था। तो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा और रोटेट करके रिलीज करते करते कहां पहुंच जाएगा, मोस्ट स्टेबल पे। ये लिस्ट की बात कर रहा हूं। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना कि ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये वही गैप है, ये रोटेशन में गैप हो रहा है। तो इसको हम ना रोटेशनल एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी बैरियर है कि लिस्ट से मोस्ट में जाने के लिए जो रोटेशन एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, वो यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी बैरियर के टर्म में भी डिफाइन किया सकता है। आइए देखते हैं कैसे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ना रोटेशनल एनर्जी बैरियर इज नोन एज कन्फॉर्मेशनल एनर्जी। तो यहाँ रोटेशनल एनर्जी मतलब रोटेट, जैसे मान लो अभी मैं ये कह दूं, उसका रिवर्स में समझो। लिस्ट वाला तो अपने आप एनर्जी रिलीज करके मोस्ट में जा रहा है, लिस्ट वाला मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्स पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पीई। तो अगर मुझे मैक्स से मिनिमम पे जाना हो, ध्यान, सॉरी, मुझे मिनिमम से मैक्स पे आना हो, सॉरी, मिनिमम से मैक्स पे आना हो, तो मुझे वापस एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी रोटेट करने के लिए देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग उल्टा भी डिफाइन करते हैं, द रोटेशनल एनर्जी बैरियर इज नोन एज कन्फॉर्मेशनल एनर्जी। कहां तक पहुंचाना है, लिस्ट तक पहुंचाना है, मोस्ट से लिस्ट। इसके बाद जो भी कन्फॉर्मर्स आएंगे वो इनके बीच में ही रहेंगे, मोस्ट और लिस्ट के बीच में, मिनिमम इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आ सकते हैं। तो दिस इज कन्फॉर्मेशनल एनर्जी। अच्छा, इसमें ना मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल के तौर पे ये वाला एनर्जी, कन्फॉर्मेशनल एनर्जी बैरियर या रोटेशनल एनर्जी बैरियर आपको दिखाऊंगा। जैसे एथेन हो गया, एथेन हो गया,
ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया। इनके मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर हम इनकी 1 मोल मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें कितनी रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी बैरियर या कन्फॉर्मेशनल एनर्जी बैरियर लगता है उसको रोटेट करने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे एथेन का। तो इथेन का क्या एग्जांपल है, देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको पता ही है ये किसका है क्या, ये न्यूमैन का प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो इथेन को मैंने ऐसे बना लिया है, आपको पता है ये वाला कार्बन आ गया, तो ठीक है आप वीडियो मेरा देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो, ये क्या होता है समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट, देखिए ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको इक्लिप्स बोलते हैं, आगे मैं समझाऊंगा क्या है। ये ना लीस्ट स्टेबल है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन रिपल करेंगे इसके सामने हमने, तो लीस्ट स्टेबल है, इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। ये क्या करेगा, 180 डिग्री रोटेट करेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी घटा लेगा। सारे हाइड्रोजन अपोजिट है इसमें, देखो पीछे वाले कार्बन के अपोजिट है, ये पीछे वाला जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन अपोजिट है इससे, ये मोस्ट स्टेबल है। तो इसमें जो एनर्जी लगेगी ना वो 12.5 किलो जूल पर मोल लग रहा है। मतलब पर मोल, अगर इतने मॉलिक्यूल 1 मोल ले लें हम, तो अगर हम 12.5 किलो जूल एनर्जी दें तो ये अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। ऐसा इसके एग्जाम्पल के हिसाब से है। अच्छा और भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा नहीं है। यहीं पे अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन को अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में जाने के लिए 14.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगा। और ब्यूटेन के लिए जो ये डेटा है, ब्यूटेन के लिए वो 19 किलो जूल पर मोल आता है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग है, हमें सारे मॉलिक्यूल्स लेके नहीं चलना है, कुछ एक एग्जाम्पल लेके चलना है, समझना है कि ये क्या होता है कन्फर्मेशनल एनर्जी। आई थिंक क्लियर तो हो ही गया होगा। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए हाँ एक चीज और, यहाँ ना कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन में अंतर होता है। आपने एक आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा स्टीरियो में, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशन में अंतर होता है। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग रोटेशन नहीं करते हैं, वहाँ स्पेस के अराउंड एटम की ज्योमेट्री के जो होती है वो चेंज होती है। यहाँ पे स्पेस के अराउंड बॉन्ड रोटेट करते हैं, वहाँ बॉन्ड रोटेशन नहीं है, वहाँ स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता है। तो दोनों में अंतर है, यहाँ पे रोटेशन है, वहाँ पे रोटेशन नहीं है। यहाँ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन रोटेशन, यहाँ पे एटम का स्पेशल अरेंजमेंट रोटेशन करके चेंज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कन्फॉर्मेशन में अंतर है। तो अब एक नई नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आने वाली है इसी कॉन्फॉर्मेशन के अंदर, वो है डाइहाइड्रल एंगल। तो आइए देखते हैं डाइहाइड्रल एंगल क्या है। देखिए डाइहाइड्रल एंगल जो है ना, ये एक अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है एक्स सी सी वाई करके, अभी समझ में आएगा क्या है। तो उसमें जो सी एक्स और सी वाई के बीच में जो एंगल होगा ना उसको सी बॉन्ड सी कह रहा हूँ, उसको हम लोग डाइहाइड्रल बोलते हैं। अच्छा मैंने आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर समझाया था, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन को अगर थोड़ा सा आप रिमेम्बर करें, मैंने कहा था कि इसमें सी बॉन्ड सी, ये जो दोनों कार्बन है ना, एक कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए करना क्या है आपको, पहले आप फ्रंट कार्बन के लिए पहले एक आप ये बना लीजिए। देखिए तो पहले आप क्या करिए, पहले आप ना ये समझिए ना, थोड़ा सा सिंपल सी बात है। न्यूमैन में हम लोग करते क्या है, फ्रंट कार्बन के लिए ये वाला, ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट, ये C1। और बैक 2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 के लिए कुछ ऐसा करते हैं, 2 वाला कार्बन पीछे दिखता ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं, ये पीछे वाला कार्बन है, ये बड़ा साइज पीछे वाला कार्बन। तो हम ये करते हैं, हम इसको समझने के लिए एक मिनट आते हैं इसको पहले। हाँ तो मैं ये कह रहा था, देखिए यहाँ पे न्यूमैन से हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन एंगल क्या है। ये आगे वाला कार्बन, उससे एक बॉन्ड जो एक्स है, यहाँ देखो ये, और पीछे वाला कार्बन, उससे एक बॉन्ड जो वाई है, वाई के साथ है। अच्छा इसको अगर मैं आगे से फ्रंट व्यू करके देखूं तो दोनों ऐसे दिख रहे हैं, दोनों आगे पीछे ऐसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है। तो दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसी को डाइहाइड्रल एंगल बोलते हैं। अगर आपको और समझाना चाहूं मैं, तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं। देखो ये तीन ध्यान देना, ये 3 बॉन्ड्स है कार्बन के आगे वाले एटम से बॉन्ड,
और एक और मैं दिखाता हूं, एक और पीछे वाले कार्बन से बॉन्ड दिखाता हूं, 3। ये 3 पीछे वाले कार्बन से बॉन्ड बना के रखे हैं, देखो ये 3 पीछे वाले कार्बन से बॉन्ड बना के रखे हैं। अभी आप देख रहे होंगे ना कैमरे में, ये आपके कोइंसाइड है सारे। जैसे मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा ना, ऐसे रोटेट, तो रोटेट करने पे आपको दिखेगा ये सफेद चौक और आगे वाला जो काला पेन है ना, उसके बीच में एंगल डिफरेंस आपको दिख जाएगा। सफेद चौक और काला पेन, और वो सफेद चौक और काला पेन और ये लाल पेन, ये लाल वाला थोड़ा सा दिख रहा है ना, उसके बीच में जो एंगल डिफरेंस दिख रहा है ना, ये एंगल डिफरेंस, उसी को डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, उसी को। तो ये 3D फिगर है, 3D फिगर से आप और कंफ्यूज होंगे, इससे आप थोड़ा अच्छे समझ पा रहे हैं डायहेड्रल एंगल। ध्यान देना, ये दोनों बॉन्ड जो है ना, ये आगे पीछे हैं, एक ही एटम पे नहीं है दोनों बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड एक्स वाला आगे वाले कार्बन पे है और वाई वाला बॉन्ड पीछे वाले पे है। हम लोग फ्रंट व्यू ले रहे हैं, इसीलिए हमको ये एंगल दिख रहा है। पास जाएंगे तो पास कोई एंगल नहीं दिख रहा, देखो पास, ये देखो ये बॉन्ड ऐसा है, ऐसे पे दिख रहा है एंगल, ठीक है। तो डायहेड्रल एंगल क्या होता है, क्लियर है। डायहेड्रल एंगल के लिए ध्यान दीजिएगा, फ्रंट व्यू से ही आएगा। ऐसे इसका साइड व्यू अगर हम 100 हॉर्स पोजीशन ले लें तो नहीं आएगा, ये न्यूमैन में ही डिफाइंड है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक। देखिए अब आपने सोचा होगा सर डायहेड्रल एंगल आपने पढ़ा दिया, लेकिन मैंने क्यों पढ़ाया उसके पीछे रीजन है। मुझे टाइप्स ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस बताने हैं। अब इसकी टाइप क्या होते हैं, देखिए टाइप बताते वक्त ना उसमें एक वर्ड आता है डायहेड्रल एंगल, इसीलिए मैंने बताया इसको। अब आप इसको आराम समझ जाएंगे। 3 टाइप के, जनरली बेसिकली 3 टाइप के कॉन्फॉर्मेशंस देखे गए हैं। एक स्टैगर्ड, कुछ लोग स्टैगर्ड पढ़ते हैं, डिपेंड्स ऑन देम। स्पेलिंग में अभी लिख दूंगा, स्पेलिंग मेन है, आप प्रोनाउंस कैसे करिए आपकी मर्जी। स्टैगर्ड, फिर उसके बाद आता है एक्लिप्स्ड और फिर आता है स्क्यू, ठीक है। ऑर्डर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग एक्लिप्स्ड पहले पढ़ते हैं, फिर स्टैगर्ड, फिर स्क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। और ये तीनों ही डायहेड्रल एंगल से डिफाइंड है। आइए देखते हैं वन बाय वन, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्क्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैगर्ड। देखिए एक और होता है, इसके आगे पढ़ेंगे। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कहता है कि डाइहेड्रल एंगल, ये डाइहेड्रल एंगल फाई है, ये केवल ये 3 वैल्यूज ले सकता है। या तो 60 डिग्री होना चाहिए, या तो 180 हो, या 300 हो। इनमें से कोई भी वैल्यूज होंगी तो आपका जो कॉन्फॉर्मेशन आएगा वो स्टैगर्ड कहलाएगा, स्टैगर्ड। कोई दिक्कत। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, बहुत जनरल एग्जाम्पल, इसमें मैंने कोई ग्रुप वगैरह नहीं लगाया है, एक नॉर्मल न्यूमैन प्रोजेक्शन लिया और एग्जाम्पल को थोड़ा क्लियर रखने के लिए मैंने तीनों एंगल दिखा दिए, 60, 180, 300। कैसे, देखो पहले मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन में 2 कार्बन लिया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 1 कार्बन 2, ये फ्रंट कार्बन, फ्रंट, ये बैक, ऐसे कर लेता हूं। फ्रंट पे मैंने क्या जोड़ा, ए बी सी, और बैक पे मैंने क्या जोड़ा, ए डैश, बी डैश, सी डैश। अच्छा ये आप ए और ए डैश में जरा एंगल देखो, डायहेड्रल एंगल कितना है, 60। थोड़ा मैंने इसको 120 डिग्री रोटेट कर दिया, ये ए डैश यहां से यहां पहुंच गया है, और जैसे ए डैश यहां से यहां पहुंचा 180 पे ना, वैसे सारे ए डैश, बी डैश, सब बी डैश, सी डैश भी पहुंच गए हैं। तो 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल है इस बार। ऐसे अगर मैं इसको ए डैश को 120 और घुमा दूं, 180 पहले घुमाया था, 120 और घुमा दूं, तो ये 300 का रोटेशन कर लेगा, डायहेड्रल एंगल 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जितने भी पोजीशंस मैंने दिखाए हैं ना, ये तीनों पोजीशंस स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन देते हैं। आई बात समझ में। अब मुझे अगला अगर एग्जांपल देना भी होगा तो मैं ए डैश बी डैश को हटा करके कोई एक ग्रुप जोड़ सकता हूँ, हाइड्रोजन, CH3, CH2, कुछ भी, एनीथिंग, इथाइल, मिथाइल, कोई भी ग्रुप। लेकिन इससे आपको बेस्ट समझ में आ गया होगा कि ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता क्या है। तो आइए मूव टू द नेक्स्ट कॉन्फॉर्मेशन, एक्लिप्स्ड फॉर्म। आइए देखते हैं। अब देखो, अब जो हमारा अगला जो टाइप है वो है एक्लिप्स्ड फॉर्म या एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है, इसमें डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, वो 120, 240,
इसका एग्जांपल देखो, मैंने बहुत सिंपल कर दिया है, अलग अलग बुक्स में अलग तरह से डिफाइन किया है, मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सिंपलेस्ट वे लिया है। क्या किया है मैंने, देखिए मैंने ना अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ लिया है अपने मन से, आर्बिट्रेरी, दोनों कार्बन पे, कार्बन और सिंगल बॉन्ड पे, तीन तीन ग्रुप अलग अलग। पहले वाले जो फ्रंट कार्बन पे मैंने जोड़ा है वो अगेन वही सिंपल स्टैगर्ड वाला। तो अब आप देखो, अच्छा आपको लग रहा होगा सर ये एंगल जीरो कहाँ है, देखिए एंगल जीरो नहीं है, मानता हूं, लेकिन ये जो है ना ये एक 3D व्यू है। यहाँ पे आप खड़े होकर देखेंगे जस्ट इसके पीछे है, ये पीछे। मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ ये क्या है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो अभी जो मैंने लिया था ना पेन वैन, उसको मैं दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है। उस पेन की वजह से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो आपको ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन ग्रुप्स में ना आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो मैंने बनाया है फिगर, इसमें ऐसे साइड में करने पे तो दिख जा रहा है कि हाँ इनके बीच का एंगल जीरो नहीं है, बट ऐसे देखो, ऐसे आप देखोगे ना तो चौक के बीच का जो पीछे वाला चौक है ना, ये वाला, मेरे पास तीसरा हाथ होता तो क्या होता, ये वाला और चौक और ये पेन, इसके बीच में एकदम एंगल आपको जीरो दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पे जीरो लिखा है, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको अगर समझाऊं कि इसमें हुआ क्या है, जीरो डिग्री से थोड़ा सा मैं आगे अगर 120 घुमा दूं तो अगेन वही सिचुएशन आएगी, बस डिफरेंस क्या है, एटम्स अलग अलग है। सिचुएशन हमेशा ही रहेगा जीरो वाला ही, बस ग्रुप्स अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए 120 लिखा है। ये ग्रुप जो पहले यहाँ था 120 डिग्री की दूरी पे है, देखो सिंपल। और ये 120 से नहीं, एक 240 से यहाँ दूर है, यहां से 240 दूर है। ये मत देखो, ये उल्टा है, नेगेटिव है, ये काउंट करना है आपको, ये काउंट करना है, ये 240। क्लियर है। आते हैं हम तीसरे फॉर्म पे, स्क्यू फॉर्म। तो स्क्यू तो सबसे आसान है, तीनों में सबसे इजी मुझे स्क्यू लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में तो कंडीशन था कि डायहेड्रल एंगल क्या होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। कह रहा है कि इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के जितने एंगल हैं सबको छोड़ दो। अब 360 तक तो बहुत सारे एंगल हैं, 245 भी है, 90 भी है, ये सारे एंगल के जितने कन्फॉर्मर्स बन रहे हैं ना, ये सब इनको छोड़ करके बाकी सब जो बच रहे हैं 360 तक, 0 से 360 तक, वो सब जितने भी कन्फॉर्मर्स आएंगे वो स्क्यू फॉर्म होंगे, स्क्यू कन्फॉर्मर्स। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। देखिए अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हमें पढ़ना है फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशनल कंपाउंड्स, कन्फॉर्मर्स। तो ये कन्फॉर्मेशंस जो अभी आप देख रहे हैं ना, स्क्यू और स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, इनकी स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अच्छा मैं अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, नॉर्मल स्टेबिलिटी स्क्यू, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में, तो इनकी नॉर्मल स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड होता है, फिर उसके बाद आपका और कोई आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड। तो पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं।